नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी व्याकरण के प्रकार हैं उन सभी प्रकार को देखेंगे कि कौन कितना प्रकार का होता है। तो चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे काल हो, चाहे समास हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे को हम लोग देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि कौन कितना प्रकार का होता है। अगर देखिए आपके एग्जाम में जो है ना वह व्याकरण के जितने भी भाग हैं उन सभी का प्रकार पूछा जाता है कि कौन कितना प्रकार का होता है। और यदि आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छा तरीका से आप इसको समझ सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप इतना समझ के जाते हो तब। तो आशा करते हैं कि आप जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीका से इस वीडियो पर आए हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीका से आप देख लीजिएगा और फिर आप जो है ना एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, संज्ञा के कितने भेद है। तो देखिएगा संज्ञा के कितना भेद है, 5 है। तो देखिए आप ये मत समझिएगा कि कौन क्लास के है। आपके लिए अगर 8 है, 9th है, 10th है, 11th है, 12 है, तो सबके लिए व्याकरण तो एक ही होता है ना। और सबके लिए पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है पूछा जाता है। और यदि आप कंपटीशन का एग्जाम भी देने वाले हैं ना तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अच्छा तरीका से आप इसको देख लो और देखिएगा ध्यान से। तो संज्ञा जो होता है वह कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। तो 5 प्रकार में आप लोग जानते ही हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ये सब जो होता है संज्ञा के प्रकार होता है। तो लिखने के लिए नहीं आता, सिर्फ पूछता है कि कितना प्रकार है। तो यह ध्यान में रखिएगा। संज्ञा कितने के कितने भेद है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको आएंगे कि यह 5 है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के बाद क्या आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है, याद रखिएगा। और ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, तो मैं आपको बताया कि भाववाचक। याद रखिएगा संज्ञा के जो प्रकार में एक प्रकार होते हैं कौन, भाववाचक। और ईमानदारी, बेईमानी, ये सारा चीज़ जो होता है भाव होता है, अच्छाई बुराई। तो ये सब जिसे देखा नहीं जाए, छुआ नहीं जाए, सिर्फ महसूस किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। तो विवेकानंद में कौन सा संज्ञा है, तो यह व्यक्तिवाचक इसलिए हो जाएंगे क्योंकि बड़े महान लोगों का, बड़े बड़े व्यक्तियों का अगर बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे, जिसे सब कोई जान रहा है। अगला देखिएगा ध्यान से, पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, हम दो, मैंने, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। विशेषण कितने के कितने प्रकार है, याद रखिए विशेषण के कितने प्रकार है। तो विशेषण के जो है ना वह जो है 4 प्रकार है, याद रखिएगा विशेषण के कितने प्रकार है, वह है 4 प्रकार है। समास के कितने प्रकार है, 6 है, याद रखिए समास के कितने हैं, 6। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। तो याद रखिएगा विशेषण कई गो वर्ण से बना है, 4 वर्ण से बना है, तो 4। और यहाँ पर देखिए समास कितने वर्ण से बना है, 3। और 3 का डबल कर दीजिए, 3 दूना 6। तो समास जो हो जाते हैं कितना प्रकार का, 6 प्रकार का हो जाते हैं। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास भी होते हैं कितना प्रकार का, 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। और यानी समास और तत्पुरुष समास ये सब जो होते हैं वह 6 प्रकार का। और यदि आपने समास का वीडियो नहीं देखा है पूरा, यानी समास के प्रकार और साथ ही साथ उसके पहचानने का जो ट्रिक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। क्योंकि समास भी पहचानने का जो आता है वह किस तरह से आप पहचान सकते हैं और उसके बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ आपको दिया गया है। आगे देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे क्या है कि कारक के कितने भेद है। तो कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होंगे, 8 प्रकार के होंगे। काल कितने, तो काल जो होते हैं वह 3 प्रकार, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये सब जो है ना वह काल के प्रकार है, 3 होते हैं। वचन कितने हैं, तो 2 होते हैं, यानी एक वचन, बहुवचन। उसके बाद देखिएगा क्रिया के कितने रूप है, तो क्रिया के 2 रूप है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होता है। और लिंग के कितने प्रकार है, तो 2 भी होते हैं, याद रखिएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। और ऐसे 4 भी कहा जाता है क्योंकि उभय लिंग और नपुंसक लिंग को लेकर यह 4 प्रकार का। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि 2 ही होता है और ऐसे जो होता है वह 4 होता है लिंग। क्रिया विशेषण के भेद है, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
देखिए, अगर आप इसको बढ़िया पैसेंस से अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर चला जाइएगा, स्किप कर दीजिएगा, तो फिर आपको एग्जाम में पछताना पड़ेगा। याद रखिए, संधि के कितने प्रकार है, तो संधि के जो है 3 प्रकार है। याद रखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है ना। तो संधि के जो होते हैं वो कितने प्रकार है, वह 3 प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि लिखा भी गया है। स्वर संधि के कितने भेद है, तो यह जो होता है वो 5 प्रकार का: गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि। और संधि का भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं कि संधि जो कौन सा संधि है, किसमें कौन सा संधि है, पहचानने का जो ट्रिक है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपके पास लाने वाले हैं। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत जा सके। आगे देखिए, नरेश या महर्षि में कौन सी संधि है, तो गुण संधि। याद रखिएगा, यानी नरेश या महर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि। और मैं ट्रिक लाऊंगा ना तो बहुत आसान, जिस पर भी अगर एक रहता है ना, सिंगल मात्रा रहता है, तो वह हो जाता है गुण संधि। लेकिन वहीं अगर आप देखिए किसी भी संधि पर डबल मात्रा हो जाता है, तो वह चला जाता है कौन सी, वृद्धि संधि। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या करो कि चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ताकि डिटेल में अगर हम इसका ला सके तो वृद्धि संधि, गुण संधि का, तो आप वहाँ पर समझ सको। पुस्तकालय में कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा, जब भी अगर आ जाए यानी बड़ी मात्रा आ जाए, तो वह हो जाता है दीर्घ संधि। दीर्घ यानी बड़ी मात्रा आ जाए, पुस्तकालय आ रहा है ना, तो यह दीर्घ संधि। पर्यावरण, य व र में अगर कोई अगर छिपा हो, य व र में कोई अधूरा शब्द हो, तो यह हो जाता है यन संधि। क्या हो जाता है, यन संधि। और मैं आपको कारण डिटेल में जब मैं लाऊंगा तो उस समय आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। पवन और नयन में कौन से तो देखिए, पवन, अव, नयन, अय, अव अय जब भी अगर आए तो उसमें अयादि संधि होता है। अय, अव, अवि अगर जब भी अगर आए तो वह क्या होता है, अयादि संधि होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, छंद कितने प्रकार के हैं, तो छंद जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। अलंकार के कितने भेद है, 3 है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। और काव्य की शोभा को कहते हैं तो अलंकार कहते हैं। याद रखिए, काव्य की शोभा को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और हम लोग चलते हैं 26 नंबर। बहुत ही बढ़िया तरीका से अगर आप इसको देख लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है। तो देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिए और यस लिखिए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। मैं उस व्हाट्सअप नंबर पर PDF बनाकर आपके पास भेज दूंगा, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो देखिए, रस के कितने प्रकार है, तो रस के जो है 9 से 11, 9 भी होते हैं और 11 भी होते हैं। जैसे देख लीजिएगा, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस। और उसके बाद जो होता है करुण रस, उसके बाद जो होता है वत्सल और भक्ति। ये सब जो होता है रस के प्रकार होते हैं। 11 हो गया, याद रखिएगा कि अगर 9 भी कहीं कहीं है और 11 भी है, तो आप यह सब ध्यान में रखेंगे। रस के कितने अवयव अंग है, तो यानी रस के जो है अंग जो है वह कितना है, तो वह 4 अंग है। किसे रसराज कहा गया है, तो यानी श्रृंगार रस को क्या है, रसराज कहा गया है। याद रखिए, श्रृंगार रस को रसों के राजा अगर कहा जाता है तो किसे, श्रृंगार रस को। किससे घृणा की अनुभूति होती है, तो विभत्स रस से। और क्रोध किस रस का भाव है, तो रौद्र मीन्स क्या होता है, गुस्सा होता है ना। तो क्रोध जो होता है वह रौद्र रस का भाव होता है। बिहारी किस रस के कवि है, तो श्रृंगार रस के कवि थे। बिहारी बहुत ही बड़े महान कवि रहे और वह जो है श्रृंगार रस के कवि रहे हैं। किस रस से उत्साह मिलता है, तो वीर रस से क्या मिलता है, उत्साह मिलता है। वीर रस से यानी वीर रस के जो है ना कवि बहुत सारे हैं, जैसे दिनकर जी भी है और भूषण भी है। भूषण को ऑलरेडी कहा जाता है वीर रस के कवि। तो वीर रस से क्या मिलता है, उत्साह मिलता है। आगे देखिएगा, ईश्वर प्रेम किस रस का भाव है, तो भक्ति रस का भाव है। जिस रस में मात्रा और वर्णों पर ध्यान दिया जाता है वह रस क्या कहलाता है, तो छंद रस कहलाता है। जिस रस पर मात्रा और वर्णों पर ध्यान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, छंद रस कहते हैं। और मात्रिक छंद में गणना होती है, तो किसकी गणना होती है बाबू, तो मात्रा की गणना होती है। और बाघ से उत्पन्न भय को क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। यानी भय लगता है ना बाघ से, तो बाघ से उत्पन्न भय को क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं।
शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। तो आप जितना भी व्याकरण के है ना, जो प्रकार आता है कि कौन कितने प्रकार के हैं, सबको एग्जर्व किया गया है, इसलिए आप अच्छा तरीका से देख लीजिए। वेद कितने हैं? तो 4 है, और चारों वेद का नाम दे दिया गया है, और अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और क्या है? सामवेद। तो यह चारों वेद है। चारों वेदों का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट में बताना। चारों वेदों का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और मैं आपसे यह क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप यह जो है ना, आप कमेंट में बताइए कि चारों वेदों का जो ज्ञाता होता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आगे देखिए, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है वह कितने हैं? 6 है। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, यह जो है वेदांग के अंग है। कितने? 6 अंग है। और वेदांग के रचयिता कौन है? तो आचार्य लगध मुनि को कहा जाता है वेदांग के रचयिता कहा जाता है। किसे? तो आचार्य लगध मुनि को कहा जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। याद रखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और काव्य के कितने भेद है? तो 2 भेद है। काव्य के कितने भेद है? 2 भेद है। अगला चलते हैं, हम लोग देखते हैं, यह 43 नंबर से देख लीजिएगा, 45 तक का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में बहुत बार स्टूडेंट सब दिक्कत करता है कि देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। जैसे तत्सम होता है, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, तो यह हो गया। और ऐसे तो होते हैं 5 प्रकार के भी कहा जाता है, जैसे वर्ण संकर को भी लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होता है वह होता है कितना? तो 3 होता है। और योगरूढ़, रूढ़ और यौगिक जो होता है यह व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। और अर्थ के आधार पर होता है 2, यानी सार्थक और निरर्थक। और प्रयोग के आधार पर होता है विकारी और अविकारी। तो देखिए, यह आधार पर पूछेगा कि कौन आधार पर शब्द होते हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि उत्पत्ति के आधार पर कहेगा तो 4 होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कहेगा तो 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर कहेगा तो 2, और प्रयोग के आधार पर कहेगा ना तो यह हो जाएगा विकारी और अविकारी। अगला हम लोग चलते हैं, अगला बढ़िया तरीका से हम लोग देख लेंगे। पूरा का पूरा हम लोग जो है ना एक ही वीडियो में ऑब्जर्व किए हैं, तो इसको आप अच्छा तरीका से देख लीजिए। कह रहा है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? 52 होता है ना। तो पूरा वर्ण कितना है? 52। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 33। और वर्णमाला की कितने भेद है? तो 2 है। स्वर और कौन चीज़ है? व्यंजन। यानी वर्णमाला के कुल कितने भेद है? 2 है। और सिर्फ स्वर और कौन चीज़ है? व्यंजन। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। यानी अ आव में के जितना भी अगर आप चलोगे ना तो वो सब स्वर वर्ण हो जाएंगे। और अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, य, र, ल, व होते हैं। और उष्म वर्ण वह होता है जिसमें उष्मा आपके मुंह से निकले, यानी हवा निकले। तो यानी तलाबी सा, स, ह, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके जो है उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त वर्ण जो है वह 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र भी आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो उष्म वर्ण होते हैं वह होते हैं जिससे उष्मा निकले, यानी तलाबे सा। और कह चले कि स, और यह भी, यह जो है बड़ी सा होता है, और यह जो ह। तो याद रखिए, जो स में तीनों जो आता है वह हो जाते हैं, और ह आता है जिससे आपको मुंह से कौन चीज निकले? हवा निकले। वर्णों की क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। याद रखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और उसके बाद जो है कंठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ के जो उच्चारण स्थान है, क, ख, ग, घ, ये सब क्या होता है? कंठ का उच्चारण स्थान होता है। क वर्ग में कंठ का उच्चारण, तालु का उच्चारण स्थान तो च वर्ग होता है। च, छ, ज में जितना भी होता है वो तालु वाला होता है। तो याद रखिए, आएगा कि च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और ख का उच्चारण क्या है? तो कंठ है। तो यानी क, ख, ग में के जितना भी आएगा वो कंठ है, और च, छ, ज में के जितना भी आता है वो क्या हो जाता है? तालु हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, न। और दंत का जो त वर्ग होता है, और ओष्ठ का होता है प वर्ग। तो यहाँ तक आप समझ लेंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सके। तो आगे हम लोग कह जाए कि कौन चीज़ है, आगे हम लोग और भी वीडियो लेकर देखेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सके। और 12 क्लास के बता दे रहा हूँ, 12 क्लास के हिंदी, इंग्लिश और जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी जितने भी हैं, उन सभी का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसके लिए आपको क्या कर लेना है कि बस सब्सक्राइब करके आपको जुड़ जाना है, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।